वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का 4th वीडियो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का 4th वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आपकी समझ थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो फिर भी हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का 4th पार्ट। और इस पार्ट में हम यहाँ के व्यापार के ऊपर और यहाँ के राजनीतिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता जो थी वो पतन के रास्ते पे कैसे गई और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ का व्यापार कैसा था, ठीक है। ये एक बहुत ही विशाल सभ्यता थी, बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी और उस समय की कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या था, कांसे की वस्तुएं बनती थी और इसके साथ साथ हमने शिल्प उद्योग वाले टॉपिक पे देखा था कि यहाँ बहुत सारे शिल्पी रहते थे और वे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते थे जिसे व्यापार के लिए बाहर भेजा जा सकता था, ठीक है। और उन चीज़ों के बदले में कुछ दूसरी वस्तुएं यहाँ पे लाई जा सकती थी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बनती थी, वो हमने पिछले वीडियोस में देखा था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस सभ्यता में व्यापार होता था, ठीक है। और जब व्यापार होता था तो किसके साथ होता था, ठीक है। अब जब किसी के साथ व्यापार होता था तो किन चीज़ों का व्यापार होता था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम व्यापार के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें फैक्चुअल है, मतलब सारी चीज़ें तथ्यों पर आधारित है। सब हम फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ऐसे ही हवाई बात नहीं करेंगे कि कुछ भी होता था, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक जगह था मोहनजोदाड़ो। यहाँ पे हमें बड़े बड़े अनाज के कोठार मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो और लोथल 7 नगरों में से 2 ऐसे नगर हैं जिनमें बड़े बड़े अनाज के कोठार मिले हैं, जिसको हम अनाज का गोदाम कह सकते हैं आज के डेट में, ठीक है। और वो भी छोटा नहीं, बहुत बड़ा 12 कमरे के समान एक ही कमरा मोहनजोदाड़ो में था जो कि अनाज कोठार के लिए था, गोदाम के लिए था, ठीक है। तो इससे भी हमें एक तरह के मतलब व्यापार का ही पता चलता है कि अनाज अधिशेष वहाँ पे बचता था, मतलब खाने योग्य अनाज तो वे उपजाते ही थे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जो अनाज था ना वो बच जाता था, तो उसका शायद वे लोग व्यापार करते थे या फिर फ्यूचर यूज़ के लिए रखते थे। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो इन सारी चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे व्यापार होता था, ठीक है। और भी फैक्ट्स हैं, देखिए, जैसे बड़े भूभाग में ढेर सारी मुहर मिली है। मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, पहला तो ये कि मोहनजोदाड़ो में बड़े बड़े अनाज के कोठार मिले हैं, लोथल में बड़े बड़े अनाज के कोठार मिले हैं, साथ में एक बहुत विस्तृत क्षेत्र जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, वहाँ पे हम लोग को मुहर मिले हैं। और मुहर का काम क्या होता है, लगभग 2000 मुहर हम लोग को मिले हैं। और मुहर का काम क्या होता है कि इसका काम होता है कि अगर यहाँ से किसी वस्तु को दूसरी जगह भेजा गया, ठीक है, यहाँ से किसी वस्तु को दूसरी जगह भेजा गया तो उसमें मुहर का यूज होता था। अब मुहर का यूज इसलिए होता था कि उससे पता चलता था अगर वो मुहर उसके पास पहुँचने तक ठीक ठाक है, ठीक है, उसमें ना खरोच आई है ना वो टूटा है, इसका मतलब है कि वो जो सामान है वो सीधे मेरे पास आया है, इसके बीच किसी ने इस सामान के ऊपर छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है। आज भी ये चीज़ें प्रचलित है। लोग किसी सामान को भेजते हैं दुकान में तो सील करके भेजते हैं, और सील नहीं टूटा इसका मतलब है कि वो जो सामान है उसका वो सुरक्षित है, बीच में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो ये व्यापार में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ के मुहरों से, यानी इसको इंग्लिश में सील कहते हैं, ठीक है। ये वही सील है जो आज हम लोग देखते हैं मार्केट्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मुहर का प्रयोग होता था, उसके हम लोग को बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं खुदाई में, हम इसलिए ये चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक मानकीकृत बाट प्रणाली का प्रचलन था। मानकीकृत बाट प्रणाली का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ आज के कल्चर में क्या है, आज के इन्वायरमेंट में आप अगर मार्केट चले जाते हैं और कोई सब्जी खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज़, चावल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, वो आपको पूछता है ना आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, आपको जितना लेना है वो आप ले सकते हैं। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, इस तरह की चीज़ें हैं ना। तो यहाँ भी इसी तरह की मानकीकृत बाट प्रणाली का प्रचलन था, जो कि पूरे सिंधु घाटी वाले एरिया में एक समान थी। ठीक है, और यहाँ हमने पढ़ा था कि बाट जो थे वो 16 के अपवर्तकों में बनाए जाते थे, जिसका प्रचलन आज भी है। ठीक है, 16 आना बराबर क्या होता है, 1 रुपया। ठीक है, 32 आना बराबर क्या होता है, 2 रुपया। तो ये क्या है, 16 के अपवर्तक ही तो हैं। तो इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे चलती थी। ठीक है, और जो बाट जो होता है ना, बटखरा आपने सुना होगा, ये तौलने के लिए ही यूज होता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिली है हम लोग को। तो इससे क्या पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में व्यापार ज़रूर होता था। ठीक है, और व्यापार धूमधाम से होता था, थोड़ा मोड़ा नहीं। अब देखिए कैसे होता था। यहाँ आदान प्रदान के लिए विनिमय का यूज किया जाता था। आदान, उस समय मुद्रा नहीं चलती थी। कुछ लोग ये जो मुहर है ना, मुहर, इसे मुद्रा समझ लेते हैं उस समय की, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय मुद्रा प्रचलित नहीं थी। मुहर का मतलब सील होता है, और उस समय की जो आदान प्रदान की व्यवस्था थी वो विनिमय की थी, वस्तु विनिमय पद्धति। ये क्या होता है ना कि एक वस्तु अगर आपने उपजाया या फिर आपके पास उपलब्ध है, अगर आप दूसरी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आप वैसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो आपकी वस्तु लेकर अपनी वस्तु आपको देना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जब कोइंसिडेंस होती है तब यहाँ पे विनिमय होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति के पास क्या है, एक बोरी चावल है, तो वो मुझे देगा, नहीं देगा। मेरे पास जो चीज़ें हैं उसके सामान जितना उसका मेहनत होगा वो चीज़ें मुझे देगा। जैसे मेरे पास एक जोड़ी जूता है तो वो मुझे 1 किलो चावल, 2 किलो चावल अगर वो देना चाहता है, ठीक है, तब मैं उसे जूते दे सकता हूँ और उससे चावल ले सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की बातें होती है। तो इसे हम दोहरा संयोग कहते हैं, वस्तु का दोहरा संयोग। ठीक है ना, डबल कोइंसिडेंस होता है, तभी ये वस्तु विनिमय काम करता है, नहीं तो नहीं चलता। इसीलिए आगे चलकर मुद्रा का आविष्कार होता है कि भाई तुम्हारी जो वस्तु है उसकी कीमत जितनी है वही मैं दे देता हूँ, तुम वस्तु दे दो, अब इससे तुम्हें जो भी खरीदना है खरीद लेना। तो इस तरह की चीज़ें थी, होती है। ठीक है ना, तो वस्तु विनिमय उस समय चलता था, मुद्रा नहीं थी। वस्तु विनिमय का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से क्या पता चलता है, व्यापार होता था, ये हमने जान लिया। अब कैसे होता था, किससे होता था, ये जानिए। ठीक है, ये लोग अरब सागर के तट पर जहाजरानी करते थे। क्या क्या चीज़ें बनाते थे वो तो मैंने आपको बताया था शिल्प और तकनीक वाले टॉपिक पे। ठीक है ना, तो अब उन चीज़ों को ये लोग बाहर बेचते कैसे थे, इनके पास यूज़ करने के लिए तो ये बनाते ही थे, लेकिन उसके बाद आधा बच भी जाता था, उसे ये बेचते थे। ठीक है, कहाँ बेचते थे, अरब सागर के तट पर ये लोग जहाजरानी करते थे। अब जहाजरानी क्या है, तो देखिए, जहाज मतलब नदियों में या फिर जो समुद्र होता है उसमें नौ संचालन जो होता है ना, उसे ही हम जहाजरानी कहते हैं, जिसके द्वारा व्यापार करते हैं। वहाँ पे पतन होता है, वहाँ पे जहाज़ों को बांधा जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती है, वहाँ से व्यापार किया जाता है। तो नौ चालन का जो बेहतर तकनीक वो लोग डेवलप किए थे, व्यापार भी करते थे उससे, इसी को हम लोग जहाजरानी कहते हैं। आप गूगल कर लीजिए, ये चीज़ें आपको इसी तरह से मिलेगी। ठीक है, पहिए का आविष्कार हो चुका था। वे लोग सामान एक जगह से दूसरे जगह बैलगाड़ियों में लेकर जाते थे, वहाँ पे बैल के साथ गाड़ी जोड़ दिया जाता। आज का जो इक्के गाड़ी होता है, रिक्शा होता है, उसी तरह की चीज़ें वहाँ भी डेवलप की गई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये माल को यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए था। ठीक है, राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, ये तीनों जगह ये लोग व्यापार करते थे। राजस्थान में तो करते ही थे,
इन लोगों ने अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक बस्ती स्थापित की थी और उस बस्ती के सहारे ये लोग मध्य एशिया से व्यापार करते थे। सोचिए पहुंच कितना दूर तक था ये लोग का, ठीक है। मध्य एशिया मतलब ये भारत है, ठीक है, ये अरब सागर का तट है, यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। सेंट्रल एशिया लगभग ये आसपास इस जगह में होगा, ठीक है। इस तरह यहाँ से ये लोग अरब सागर के माध्यम से व्यापार करते थे। ये इजिप्ट है और ये है इराक, ये है ईरान, ठीक है। तो यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यहाँ पे मिस्र की सभ्यता थी, ठीक है ना। तो व्यापार इनका सब जगह चलता था। यहाँ पे देखिए दजला फरात प्रदेश, सबसे पहले हमने क्या देखा कि मध्य एशिया के साथ व्यापार चलता था। उसके बाद दजला फरात प्रदेश, दजला फरात मतलब मेसोपोटामिया में दो नदियां हैं, एक दजला नदी एक फरात नदी, ठीक है। उन दोनों के बीच जो सभ्यता डेवलप की उसका नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इन प्रदेशों में भी ये व्यापार करते थे, मतलब इराक ईरान वाला एरिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, कैसे पता चलता है कि हमें यहाँ के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे जान लिया, लेकिन कैसे पता चलता है कि वहाँ से व्यापार करते थे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हड़प्पा की जो मुहरें थी ना, जिसको लोग सामान में सेट करके भेजते थे कि ये कंफर्म आपको बताएगा कि मेरा सामान बीच में खुला नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो ये लोग जो सामान भेजते थे, मुहर भी तो उसके साथ चला जाता था। तो जब मेसोपोटामिया की खुदाई हुई, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को हड़प्पा के मुहर मिले, ठीक है। हड़प्पा में जिस तरह के मुहर पाए जाते थे उसी तरह के मुहर हमें मेसोपोटामिया में मिले। तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा की वस्तुएं जरूर मेसोपोटामिया पहुंची होगी और वहाँ उन मुहरों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। इसी कारण से अब पहुंची होगी, इसका मतलब क्या है कि व्यापार समृद्ध था, व्यापार होता था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। 2350 के आसपास मेसोपोटामिया में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है, ये हमें एक अभिलेख से पता चलता है, ठीक है ना। वे लोग यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता था उसको मेलुहा कह के पुकारते थे। और जो यहाँ के अभिलेख थे, मेसोपोटामिया के अभिलेख, यानी ये इजिप्ट नहीं, ये जो इराक ईरान है, यहाँ के जो अभिलेख थे उसमें दो स्थानों का उल्लेख है। एक है दिलमन और दूसरा है मकरान, ठीक है। तो दिलमन और मकरान ये दोनों स्थल उन्होंने बताया कि ये मध्यवर्ती व्यापार केंद्र हैं, ठीक है। मतलब इससे आगे भी व्यापार की जो चीज़ें थी वो जाती थी, ठीक है। तो उससे आगे क्या है, हड़प्पा सभ्यता। देखिए जैसे ये जो दिलमन है, दिलमन का मतलब है फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र। जैसे ये आपका फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र हो गया, तो ये आपका दिलमन हो गया, ठीक है। और मकरान तट, ये जो मकरान है ना, मकरान तट ये वाला होता है एरिया, तो यहाँ पे मकरान तट, ठीक है। ये दोनों मध्यवर्ती केंद्र है। तो इससे आगे क्या है, यहाँ पे सिंधु घाटी वाला एरिया है, तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता। तो इसके साथ व्यापार होता था। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ का जो कल्चर था, वो व्यापार से भी समृद्ध था, ठीक है। व्यापार ये लोग इतना विस्तृत करते थे कि मध्य एशिया के साथ इन लोगों का व्यापार चलता था, मेसोपोटामिया के देशों के साथ इनका व्यापार चलता था। जैसे यहाँ उल्लेख है दजला फरात प्रदेश, ठीक है। और साथ में अरब सागर में ये लोग जहाजरानी करते थे, पहिए का आविष्कार हो चुका था, अब मानकीकृत बाट प्रणाली थी, बड़े भूभाग में हमें ढेर सारे मुहर मिले हैं, बड़े बड़े अनाज कुठार थे। तो ये सब चीज़ें मेसोपोटामिया की हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं, ठीक है। और ये सब परिपक्व हड़प्पा की विशेषताएं, ठीक है ना। यही सब चीज़ें हैं जो बाद में ख़त्म हो जाती है, तो हम डिक्लाइन की ओर चले जाते हैं। ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती, कोई मानकीकृत बाट प्रणाली नहीं, कोई अनाज कोठार भी उस समय के नहीं मिलते हैं, हमें सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सभ्यता ख़त्म हो गई। इसके बहुत सारे कारण हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने व्यापार पढ़ लिया। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं यहाँ के राजनीतिक संगठन के बारे में, ठीक है।
दोस्तों राजनीतिक संगठन की बात करें अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग मत दिया है और कुछ इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग मत दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ शासक वर्ग का स्थान था, तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे शासक वर्ग का स्थान नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे था क्या, तथ्यों के आधार पर चीज़ें हमें क्या दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई वैसी चीज़ नहीं मिली है, जैसे कोई ऐसा महल नहीं मिला है, कोई ऐसे राजा की मूर्ति नहीं मिली है, कोई रानी का स्मारक नहीं मिला है। ठीक है, तो इस तरह की हमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली है जो एक राजसी ठाट बाट को दिखाए। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलती है। राजा होता है जहाँ पे भी, जिस भी साम्राज्य में, वो क्या करता है। अगर हम बात करें राजाओं की, तो राजाओं के पास बहुत सारा पैसा होता है। ठीक है, तो उनसे वे अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे स्मारक बना दिया, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। भले ही ताजमहल ना बनाया हो, लेकिन हर राजा अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए, ठीक है ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाता है जिससे ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे इस राजा का शासन था और इसने ये सारी चीज़ें करवाई। ठीक है, साथ में वो नाम भी लिख के चला जाता है। तो इन्हीं चीज़ों से हमें पता चलता है कि यहाँ पे राजा थे। ठीक है, वैसे यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई है, लेकिन फिर भी वैसी कोई चीज़ें या फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला जिससे हम ये स्पष्ट रूप से कह सकें कि ये राजा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन मन में आ जाता है कि फिर भी मान लेते हैं कि राजा नहीं था। ठीक है, फिर भी जो यहाँ की सांस्कृतिक एकता थी, ठीक है, सांस्कृतिक एकता, इसका मतलब है कि ये लोग जिस एकरूपता से रहते थे वो बिना शासक के कभी संभव ही नहीं है। ठीक है, वो कैसे, वो देखिए। यहाँ के नगरों की एक बहुत बड़ी विशेषता है ग्रिड पद्धति। ठीक है, ग्रिड पद्धति क्या होता है कि अगर हम यहाँ के सारे घर को हटा दें, मान लीजिए सारे घर को हटा देते हैं, बस वहाँ के रोड्स को देख रहे हैं, वो भी बहुत ऊपर से, ठीक है, देख रहे हैं नीचे, तो ये सारा का सारा जितना नगर है ना, पूरा मतलब जिस स्ट्रक्चर में नगर बना हुआ है उसके सिर्फ अगर हम लोग रोड्स को देखें, सड़कों को देखें, तो वो एक जालनुमा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, हर सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटती है। ठीक है, सीधे सीधे। इसका मतलब है कि हर गली मुख्य सड़क से जाकर मिलती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो इस तरह की चीज़ें कैसे संभव है? वो तभी संभव है कि जब हम लोग रोड्स को पहले बनाए, ठीक है, उसके बाद घर को बनाए, तभी संभव है। और घर जो है ना, वो भी एक लाइन से बने हुए थे गलियों में। ठीक है, और इसकी जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क में नहीं खुलते थे, वो गलियों में खुलते थे। एक एक्सेप्शन है लोथल, जिसमें सड़कों के ओर इनके दरवाजे थे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें थी। तो इंडिया के लोग इतने आदर्शवादी तो हैं नहीं कि भैया आप यहाँ पे घर बनाए तो हम भी बगल में यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, ज़मीन आगे खाली है फिर भी हम यहीं बनाते हैं, ताकि शहर जो है वो एक रूपता बनी रहे शहर में। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पे घर बना रहे हो, बगल वाला अगर यहाँ जगह खाली है ना, तो वो देखेगा नहीं कि आपका रोड, आपके जाने का रास्ता बंद हो रहा है, आपके घर के सामने यहीं घर बना देगा। इस तरह के लोग हैं इंडिया में। ठीक है, और ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था क्या थी? ऐसी थी जैसे हमें लगता नहीं है कि बिना शासन के इस तरह की व्यवस्था थी होगी। ठीक है, तो इन व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई शासक वर्ग तो था, या तो राजा था, नहीं तो कोई ऐसी संस्था थी जो इन चीज़ों की देख रेख करती थी, जिनके देख रेख में ये सारी चीज़ें चलती थी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आप हमेशा देखेंगे, दूसरी चीज़ ये है ना कि ये जो सभ्यता थी वो निरंतर 600 वर्षों तक चली। इतनी पहले की सभ्यता। ठीक है,
अब इससे कैसे पता चलता है कि यहाँ शासक वर्ग रहा करते थे, ये कैसे पता चलता है? आप इंडियन हिस्ट्री उठा लीजिए, भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, इंडिया जब जब भी कमज़ोर पड़ा तुरंत विदेशी आक्रमण, जैसे मौर्योत्तर काल आया तुरंत विदेशी आक्रमण, गुप्त साम्राज्य बहुत प्रसिद्धि में था, बहुत डेवलप था, ठीक है, जैसे ही डिक्लाइन हुआ विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होते रहती है, विदेशी आक्रमण होंगे नहीं तो बगल वाला ही अटैक कर लेगा, ठीक है। ये छोटे सिरे से शुरू होता है और ये पूरे साम्राज्य में भी लागू होता है, ठीक है। आपकी इकोनॉमी आज ठीक है, जैसे ही आप कमज़ोर पड़ेंगे आपकी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है, बगल वाला आपके ऊपर अटैक कर देगा, आपका जो ज़मीन है वो हड़पने लगेगा, रोज़ दिन आपके घर से एक ईंट चोरी कर लेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भिखारी हो जाओगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें साम्राज्य में भी लागू होती है। जब भी साम्राज्य कमज़ोर पड़ेगा बगल वाला उस पर अटैक कर लेता है और उसे हथियाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, ये सभ्यता 600 वर्षों तक, इतने पुराने समय में जब लोग विकसित नहीं थे, ठीक है, यहाँ के लोगों की विशेषता पढ़ रहे हैं ना, बाहर के लोग तो थे या नहीं थे हमें क्या पता, ठीक है, आज की तरह तो डेवलप नहीं थे, ठीक है, जो भी थे, इतने पुराने समय में लगभग 600 वर्षों तक ये सभ्यता निरंतर चलती रही, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक यहाँ के जो सभ्यता थी वो पावरफुल थी, ठीक है। पावरफुल किस सेंस में थी? तो कोई ना कोई ऐसी संस्था जरूर होगी जो इन वाणिज्यिक कार्यों को और सांस्कृतिक कार्यों को हैंडल करती होगी, ठीक है, और वो ज़रूर पावरफुल रही होगी, ठीक है। तो इससे हमें यहाँ के शासक वर्ग का अस्तित्व पता चलता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ धार्मिकता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे इसका एक्सेप्शन हो सकता है द ग्रेट बाथ, यानी कि जो एक विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। यहाँ के लोग विजय से ज़्यादा वाणिज्य पर ध्यान देते थे, ठीक है, विजय से ज़्यादा वाणिज्य पर ध्यान देते थे। ज़्यादा आक्रमण का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा मतलब एक्सटेंशन पे ध्यान नहीं देते थे, कि उसका राज्य विस्तार पे ध्यान नहीं देते थे, वाणिज्य पे ध्यान देते थे। ये हम कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे अस्त्र शस्त्र जो है ना, उनका अभाव है, बहुत कम अस्त्र शस्त्र मिले हैं, लेकिन यहाँ पे व्यापार की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली हैं। तो इससे यही पता चलता है कि वाणिज्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लोग विजय पर कम ध्यान देते थे, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियोस में हम इसके डिक्लाइन पर डिस्कस करेंगे, और डिक्लाइन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। उसके बाद ये सारा चैप्टर कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।